Hello बच्चों, how are you? Myself Talal Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to solve some numericals of chapter number 6, work, energy and power. तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 6.5 की बात करते हैं। और बच्चों ध्यान से सुनना, ये न्यूमेरिकल्स IMP न्यूमेरिकल है 3 मार्क्स के लिए, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है। अ वुमन pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 मीटर। 10 मीटर तक ये जो वुमन है वो ट्रंक पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस के बाद 10 मीटर डिस्टेंस तक ये जो वुमन है वो ट्रंक पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है। अब 10 मीटर के बाद क्या होता है, जब ट्रंक 10 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है तब वुमन का जो फोर्स अप्लाई करने की जो कैपेसिटी है वो लीनियरली डिक्रीज होती है और 10 मीटर जितने डिस्टेंस में, नेक्स्ट 10 मीटर जितने डिस्टेंस में उसका जो अप्लाइड किया जो हुआ जो फोर्स है वो 100 न्यूटन से लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट लीनियरली डिक्रीज होके 50 न्यूटन हो जाता है। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस, ट्रंक ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 20 मीटर जितना। ओके, तो पहला जो 10 मीटर डिस्टेंस है उसमें ट्रंक पे कितना फोर्स लगा, 100 न्यूटन का। ओके, दूसरा जो 10 मीटर डिस्टेंस है उसमें वुमन का जो अप्लाइड किया हुआ फोर्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट लीनियरली डिक्रीज होके 50 न्यूटन हो गया। अब ध्यान से सुनना, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय अ वुमन एंड द फ्रिक्शन फोर्स which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces over 20 मीटर। बच्चों हमें यहाँ पे दो कैलकुलेशन करने हैं। सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके अगेंस्ट किसका, किसके वर्सेस किसका। तो देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय अ वुमेन एंड द फ्रिक्शन फोर्स विच इज 50 न्यूटन। हमें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू गिवन है, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हमें सबसे पहले यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। देखो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का, दैट मींस अप्लाइड फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, एंड सेकंड ग्राफ हमें ड्रॉ करना है फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ओके, तो यहाँ पे हमें दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सेकंड हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। जब ट्रंक 20 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो अप्लाइड फोर्स से कितना वर्क हुआ वो हमें फाइंड करना है, और 50 न्यूटन जितने फ्रिक्शन फोर्स ने ट्रंक पे 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है जब ट्रंक, तब कितना वर्क किया वो भी हमें फाइंड करना है। सो एक्चुअली यहाँ पे हमें 4 कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन 2 करनी है हमें यहाँ पे, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ध्यान से देख लेना, यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है फोर्स अगेंस्ट, और वी कैन से फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो गिवन है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट वाला जो है वो ऑलवेज y एक्सिस पे आएगा। सो हमें ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है कि हम y एक्सिस पे फोर्स की वैल्यू लिख सकें, और x एक्सिस में हमें लेना है डिस्प्लेसमेंट का, बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो y एक्सिस पे फोर्स होगा एंड x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनना, फोर्स की अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितने तक पहुंच सकती है, तो आप यहां पे देख सकते हो पहले 10 मीटर जितने डिस्टेंस तक
वुमन ने ट्रंक पे जो फोर्स अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन। और नेक्स्ट 10 मीटर में क्या हुआ, दूसरे 10 मीटर डिस्टेंस में क्या हुआ, वुमन जो 100 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई कर रही थी वो लीनियरली डिक्रीज होता गया, ओके, और 10 मीटर जितने डिस्टेंस में डिक्रीज होके 50 न्यूटन तक आके गिर गया। दैट मीन्स 100 न्यूटन से नेक्स्ट 10 मीटर में जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50 न्यूटन जितनी हो गई। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे हमें फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितने तक पहुंच सकती है, व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और सॉरी व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन। तो हमने यहां पे बाउंड्री कर दी भाई, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स है वो 100 न्यूटन जितना है। ओके, कितने डिस्टेंस तक 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये वुमेन अप्लाई कर रही है। तो 10 मीटर जितने डिस्टेंस तक 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। तो हमने यहाँ पे 10 मीटर रखा, यहाँ पे 20 मीटर, बिकॉज मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ट्रंक ने, 20 मीटर जितना। ओके, तो हमने यहाँ पे बाउंड्री कर दी भाई 20 मीटर जितना मैक्सिमम डिस्टेंस एंड 100 न्यूटन जितना मैक्सिमम फोर्स। चलो, अब यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा 0.50 न्यूटन, 100 न्यूटन। पहले 10 मीटर जितने डिस्टेंस तक बॉडी पे, दैट इज ट्रंक पे वुमन ने जो फोर्स अप्लाई किया वो 100 न्यूटन का है। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स 10 मीटर जितने डिस्टेंस तक जो वुमन ने जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है वो 100 न्यूटन का है। अब 100 न्यूटन के बाद क्या हुआ, 10 मीटर के बाद क्या हुआ, 10 मीटर के बाद वुमन जो फोर्स अप्लाई कर रही थी वो लीनियरली डिक्रीज होता गया। और कहां तक लीनियरली डिक्रीज हुआ, 50 न्यूटन तक। और ट्रंक ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ट्रंक ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 मीटर जितना। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट 10 मीटर में बॉडी पे लगने वाला फोर्स, दैट मीन्स ट्रंक पे वुमन ने जो फोर्स अप्लाई किया था वो 100 न्यूटन से डिक्रीज होके 50 न्यूटन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो लीनियरली डिक्रीज हुआ। सो ये रहा हमारा ग्राफ। आप कैसे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें फोर्स की मैक्सिमम कितनी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे बाउंड्री करनी है। सेम एज ये ट्रंक ने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 20 मीटर, तो हमने यहाँ पे 20 मीटर की बाउंड्री रख दी। फिर हमने देखा 10 मीटर जितने डिस्टेंस तक ट्रंक पे वुमन ने कितना फोर्स अप्लाई किया, तो हमने देखा 100 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई किया जो हमें गिवन है। फिर क्या हुआ, 10 मीटर जितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ट्रंक पे लगने वाला जो फोर्स था वो लीनियरली डिक्रीज हो गया और 50 न्यूटन पे आके डिक्रीज होके 50 न्यूटन जितना हो गया। और ये जो ट्रंक है उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर जितना। दैट मीन्स नेक्स्ट 10 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट 10 मीटर में कितना फोर्स डिक्रीज हुआ, 100 से लेके 50 न्यूटन जितना। ओके, अब हमें फाइंड करना, ये रहा हमारा ग्राफ। तो ये वाला तो सॉल्व हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया, प्लॉट द ग्राफ। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट द वर्क डन बाय टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। सो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है 20 मीटर जितनी। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन बाय टू फोर्सेस। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा विच टू फोर्सेस। तो फर्स्ट फोर्स इज अप्लाइड फोर्स एंड सेकंड फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे देखो पहले हम फाइंड करते हैं वर्क डन बाय वुमन, एक्चुअली वर्क डन बाय वुमन ऑन ट्रंक, ओके, बाय अप्लाइड फोर्स। तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क डन बाय वुमन ऑन ट्रंक बाय अप्लाइड फोर्स। तो हमने बच्चों जब वेरिएबल फोर्स से वर्क कैसे निकालते हैं वो हमने हमारे मे बी 2 लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम वेरिएबल फोर्स से वर्क कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे
फोर्स की वैल्यू 10 मीटर जितने डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहती है, देयर आफ्टर क्या होता है 100 न्यूटन से डिक्रीज होकर 50 न्यूटन जितनी हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स में जब हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ लिखे और हमें उस वैल्यू का यूज करके अगर हमें वर्क फाइंड करना है, सो हम वर्क कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने देखा था तब कि अगर हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिखे और हमें उस ग्राफ में से वर्क फाइंड करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया अंडर द कर्व। हमें यहां पे जो कर्व मिला, उस कर्व ने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एरिया कवर किया, अगर हम वो फाइंड कर ले तो हम इजीली इस ग्राफ का यूज करके वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहां पे हमें कर्व कैसा मिला, ए बी सी हमें कर्व मिला। उस कर्व ने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एरिया कवर किया, तो आप यहां पे देख सकते हो ए बी ई ओ, या तो आप यहां से देख सकते हो ओ ए बी ई। ये हमें एक एरिया मिला। दूसरा एरिया कौन सा मिला हमें यहाँ पे? दूसरा एरिया हमें यहाँ पे मिला ये वाला बी ई बी सी डी। ओके, बट बच्चों हमें यहाँ पे 3 एरिया दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले कौन सा एरिया फाइंड करना पड़ेगा? रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ओ ए बी ई का। बाद में हमें फाइंड करना पड़ेगा रेक्टेंगल ओ, इसको एफ लिख लेते हैं। ओके, फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी। ओके, बाद में हमें फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कर्व कौन सा है? ए बी सी। हमें कर्व मिला ना, ये ए बी सी, उसके नीचे कितना एरिया कवर हुआ, उसने कितना एरिया कवर किया एक्स एक्सिस के ऊपर, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ बी सी, ट्राइंगल एफ बी सी। चलो, सो वर्क इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, हम रेक्टेंगल ओ ए बी ई का एरिया कैसे निकालें? तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो यहां से हमें ओ ए बी ई रेक्टेंगल दिख रहा है, उसमें लेंथ कौन सी होगी? अगर हम इसको लेंथ कंसीडर करें तो ये वाली हो जाएगी ब्रेथ। सो लेंथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स एक्सिस पे, तो 10 मीटर जितनी। अब वाई एक्सिस पे लेते हैं, ब्रेथ लेनी है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 100 न्यूटन है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 100 प्लस, फिर से एक बार हमने ए बी, ये जो ए बी कर्व है ना, उसके नीचे कितना एरिया कवर हुआ उसकी वो हमें निकालना है। तो ये रही लेंथ रेक्टेंगल की, ये रही ब्रेथ। लेंथ है 10 मीटर जितनी, ब्रेथ है 100 न्यूटन जितनी। ओके, एंड न्यूटन इनटू मीटर दैट इज जूल। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अब ध्यान से सुनना,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये है 20, ये है 10, तो 10 से 20 तक का जो डिस्टेंस है वो होगा 10 मीटर जितना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 मीटर जितना मल्टीप्लाई बाय, अब हमें इसका फाइंड करना है। तो हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर गिराए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये रहा हमारा F पॉइंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो होगा 50 न्यूटन जितना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 50 न्यूटन प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल, नीचे लिखते हैं, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल FBC। अब बच्चों ट्राइएंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हम यहां से कैसे निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला हो गया बेस, ये वाला बेस हो गया। सो यहां से हम लिख सकते हैं बेस की जगह पे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर जितना, ओके। और ये वाला डिस्टेंस BF, B से F का कितना हो जाएगा, यहाँ तक 50 न्यूटन है, यहाँ तक 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे 100 न्यूटन है, यहाँ पे 50 न्यूटन है, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 50 न्यूटन जितना। सो वर्क डन बाय वुमन ऑन अ ट्रंक बाय अप्लाइड फोर्स, सो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 तो वो हो जाएगा 1000 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 50 वो हो जाएगा 500 प्लस, अब देखो यहाँ पे यहाँ से ये 2 ये देखो यहाँ पे 550 मल्टीप्लाई बाई 10 500 होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 250 जितना। फिर से एक बार, अगर ऐसा नहीं आया आपको तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 5 इज 25 और 0 एज इट इज, तो क्या हो जाएगा 250 जितना। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 1000 1500 1750, सो ये हो जाएगा 1750 जूल। सो टोटल वर्क कितना हुआ बाय अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स 1750 जूल जितना, ओके। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। चलो अब देखो, अब ये जो ट्रंक है वो जहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट होता है रेस्ट पोजीशन से, जब वो मोशन में आता है तब से लेकर 20 मीटर जितनी डिस्टेंस तक ट्रंक पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, और वो हमें गिवन है। कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स, कहां पे गया, ओके देखो यहां पे विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन जितनी। दैट मीन्स ट्रंक जहां से मूव होना स्टार्ट होता है और 20 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उस 20 मीटर जितने डिस्टेंस पे सभी पॉइंट्स पे उस ट्रंक पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, और वो हमें गिवन है 50 न्यूटन जितना। सो हम यहां से लिख सकते हैं वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के दैट मीन्स ट्रंक जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को विथ नेगेटिव साइन लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस में अगर फोर्स लिया, दैट मीन्स जो अप्लाइड फोर्स है,
तो फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम उसको फ्रिक्शन फोर्स को नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इंडिकेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है बॉडी पे, ट्रंक पे, कहाँ से कहाँ तक, वो जब रेस्ट पोजीशन में था तब से लेकर 20 मीटर जितने डिस्टेंस तक ट्रंक पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और कितना है 50 न्यूटन जितना। हमने यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन इसलिए लिया है बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ ट्रंक। ओके, वो ट्रंक के मोशन को अपोज करेगा, सो हमने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को विथ नेगेटिव साइन लिया है। देखो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, किसका, फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का, तो फ्रिक्शन फोर्स -50 न्यूटन जितना लग रहा है, एक्चुअली 50 न्यूटन जितना, बट हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ली है। बॉडी जहाँ से डिस्प्लेस होना स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर 20 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स लगता है, तो हमें यहाँ पे जो ग्राफ मिला वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया, दैट मीन्स ये वाला जो एरिया कवर किया वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का। चलो, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो यहाँ पे कौन सा रेक्टेंगल, ODFG, ओके। चलो, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल का एरिया कैसा निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो O से D तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स OD मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ निकालते हैं O से G तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स OG। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू O से D तक का डिस्टेंस, आप यहाँ पे देख सकते हो 20 मीटर जितना, 20 मीटर जितना, मल्टीप्लाई बाय O से G तक का डिस्टेंस -50 न्यूटन। सो हम यहाँ पे फोर्स को विथ नेगेटिव साइन लेंगे। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 5 to the 10 और ये 100 एज इट इज, 5 to the 10, ये 0, तो 3 0 हो गए विथ नेगेटिव साइन, तो इतना जूल, दैट मीन्स -1000 जूल जितना वर्क बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ने किया। सो हमने यहाँ पे इस वर्क को विथ नेगेटिव साइन लिया है। ओके, now we will solve exercise number 6.11 and exercise number 6.12। चलो 6.11 की बात करते हैं। A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subject to a constant force F is given by -I caret plus 2J caret plus 3K caret Newton। बच्चों यहाँ पे हमें क्या गिवन है, a body constrained to move along the z axis means बॉडी को सिर्फ z एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट करने की परमिशन है। कंस्ट्रेंट मीन्स उस पर कुछ रोक लगा दिया गया है। फोर्स कितना लगता है उस पर, -I कैरेट प्लस 2J कैरेट प्लस 3K कैरेट न्यूटन, वेयर I कैरेट, J कैरेट एंड K कैरेट आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x axis, y axis and z axis respectively। What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along the z axis? अगर बॉडी पे इतना फोर्स लगता है और बॉडी z एक्सिस में 4 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उस बॉडी पे कितना वर्क हुआ होगा, उस वर्क का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। चलो, तो देखो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्स
के कंपोनेंट हमें दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ आई कैरेट, जे कैरेट एंड के कैरेट. सो वी कैन राइट वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस आई कैरेट प्लस 2 जे कैरेट प्लस 3 के कैरेट न्यूटन. इतना फोर्स लग रहा है. बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं या तो एस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो डिस्प्लेसमेंट डी. अब देखो यहाँ पे बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस मीन्स 4 मीटर जितना डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 के कैरेट. अगर 4 मीटर जितना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 4 आई कैरेट. अगर 4 मीटर जितना डिस्टेंस वाई एक्सिस में होता तो हम यहाँ पे लिखते 4 जे कैरेट. बट यहाँ पे 4 मीटर जितना डिस्टेंस जेड एक्सिस में ट्रैवल होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 के कैरेट. और ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में हमें गिवन है. अब बच्चों हमें इतना फोर्स लगने से इतना डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. सो वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. अब हमें फोर्स के जो कंपोनेंट गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं. आई कैरेट प्लस 2 जे कैरेट प्लस 3 के कैरेट डॉट डिस्प्लेसमेंट 4 के कैरेट. 4 मीटर जितना डिस्टेंस जेड एक्सिस में, जेड डायरेक्शन में ट्रैवल हुआ. अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने हमारा वर्क एनर्जी पावर का सेकंड वीडियो बनाया था. अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखो. ओके, तभी आपको यहाँ पे हमने इसको कैसे सॉल्व किया और कैसे हम लिखेंगे, कैसे इसका रिजल्ट लाएंगे, वो तभी पता चलेगा जब आपको वीडियो नंबर 2 जो वर्क एनर्जी पावर का जो लेक्चर नंबर 2 है वो अगर आपको क्लियर है, उसके कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो यहाँ पे आप इजीली, ये 1 मार्क्स का ही है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो. बच्चों हमने हमारे सेकंड लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में ऐसा देखा था कि जब हम सेम यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तब हमें वैल्यू 1 मिलती है. दैट मीन्स आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, सेम एज जे कैरेट डॉट जे कैरेट इज इक्वल टू 1 एंड के कैरेट डॉट के कैरेट इज इक्वल टू 1. जब हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तब हमें वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, 0 मिलती है. दैट मीन्स आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0 और वी कैन से के डॉट आई इज इक्वल टू 0. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें आई कैरेट की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के कैरेट वाले के साथ लेनी पड़ेगी. तो हमारा कंसेप्ट ऐसा कहता है आई डॉट के इज इक्वल टू 0. सो ये वाला तो डॉट प्रोडक्ट होके 0 हो जाएगा. फिर बात करते हैं जे कैरेट वाले की, तो जे डॉट के वो भी 0 हो जाएगा. अब बात करते हैं के डॉट के वाले की, तो हमने देखा था जब हम सेम यूनिट वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तभी हमें वैल्यू 1 मिलती है. दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 के कैरेट डॉट 4 के कैरेट. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें बच्चों तो मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और हमें सेकंड ब्रैकेट में हम ऐसा लिख सकते हैं के कैरेट डॉट के कैरेट. अब बच्चों 3 4 12 और के डॉट के इज इक्वल टू 1. सो हमें यहाँ पे वर्क की वैल्यू मिली, वर्क इज इक्वल टू 12, 12 1 12 और वर्क है तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल. सो 12 जूल जितना वर्क हुआ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. जेड एक्सिस में 12 जूल जितना वर्क हुआ होगा. चलो एक्सरसाइज नंबर 6.12 देखते हैं. और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स में आपको आ सकता है. ये है 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन.
ओके 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी आ सकता है आपको ये। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट में दो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिटेक्ट होते हैं। द फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमें गिवन है। जो गिवन है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हियर स्मॉल e stands for electron, that is kinetic energy of electron is equal to 10 kilo electron volt, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना। हमें यहाँ पे कुछ गिवन है, हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनना, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एनर्जी का यूनिट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। और उसको हम जब जूल में ट्रांसफर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जितने चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उतना जूल एनर्जी होगी। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 जूल, जो कि आप ये वाला ये जो है वो आप मे बी 10th स्टैंडर्ड में लर्न कर चुके हो। अब देखो हमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे क्या लिखना है, 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19। तो हम इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट में ट्रांसफर करेंगे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, पार्टीशन कर दिया। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10। अब बच्चों ध्यान से सुनना, किलो, किलो मीन्स 10 पावर 3, 1 kg is equal to 1000 gram, same as 1 kilo electron volt is equal to 1000 electron volt. So 10 as it is, instead of writing kilo we can write 10 power 3, or instead of writing 1 electron volt we can write 1.6 multiply by 10 power minus 19 joule. So kinetic energy of electron is equal to 1.6 को पहले लिखते हैं। सो 1.6 मल्टीप्लाई बाई, आप ध्यान से सुनना, ये रहा 10 पावर 3, ये है 10 पावर 1, तो ये वाला हो जाएगा 10 पावर 4, और यहाँ पे है 10 पावर माइनस 19। सो माइनस 19 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 15। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 15 जूल। ओके, सो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हमने जूल में ट्रांसफर कर दिया। सेम एज एंड द सेकंड विथ 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 100 कौन सा चार्ज पार्टिकल है, सॉरी सेकंड कौन सा चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है। सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ऐसा गिवन है। ओके, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 को हम लिख सकते हैं बच्चों 10 पावर 2, किलो की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, 10 पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 पावर 5, और ये है 10 पावर माइनस 19। सो माइनस 19 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 14। सो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 14 जूल। ओके, चलो हाँ देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, विच इज फास्टर, दोनों में से कौन ज़्यादा स्पीड से मोशन करते होंगे वो हमें फाइंड किया गया है, पूछा गया है। द इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड का रेशियो लेना है। हमें यहाँ पे कुछ गिवन है, इलेक्ट्रॉन मास, दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू टेक
9.11 multiplied by 10 power minus 31 kg, and mass of proton is 1.67 multiplied by 10 power minus 27 kg, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 जूल। ओके, अब ध्यान से सुनना, हमें क्या फाइंड करना है, velocity of, sorry, which is faster, we have to find obtain the ratio of their speeds. So we have to find speed of electron divided by speed of proton. ये बच्चों हमारा टारगेट है, हमें ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो आप देख लो, कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अब बच्चों हम एक जुगाड़ लगाते हैं, हमारे पास दोनों की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। अगर हम बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो हम ऐसा देख सकते हैं, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, 1/2 mv²। बट यहाँ पे किसका मास, किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की। ओके, अब हम बच्चों यहाँ से वेलोसिटी को फॉर्मूला बनाएंगे। सो यहाँ से हम वेलोसिटी v² एज इट इज लिखते हैं, ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, फिर से देख लो, यहाँ पे v² इज इक्वल टू, v² को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाए आ जाएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवीजन में चला जाएगा। सो v² इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे v² है, स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, सिमिलरली फॉर प्रोटॉन वी कैन राइट स्पीड ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 times काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। जैसा हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा वैसा ही हम प्रोटॉन के लिए लिख सकते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। सो ये रहा हमारे पास। सिमिलरली हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। बच्चों, ये रहा हमारा टारगेट, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। स्पीड बच्चों, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन। चलो ये वाला ले लेते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर रूट में है ना, तो हम एक ही स्क्वायर रूट लिखते हैं। फर्स्ट वाला लिखते हैं ऊपर 2 टाइम्स, चलो छोड़ो, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पे ये न्यूमेरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है, ये m है, वो न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर है, सो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सो वो न्यूमेरेटर में चला जाएगा। और बच्चों ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे,
सो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो वी कैन राइट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया और ये डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, चलो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -15 जूल जितनी है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कहाँ पे चला गया, ओके 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -27 kg डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 1.6 क्रॉस 10 पावर -14 जूल जितना है, यहाँ पर भी जूल है यहाँ पे भी जूल है तो कैंसल आउट हो जाएंगे। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 kg, यहाँ पे भी kg था यहाँ पे भी kg था, सो वो कैंसल आउट हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 13.5, क्या मिलेगी 13.5 मिली। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमें वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कैन से रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्पीड ऑफ प्रोटॉन हमें 13.5 मिली, डेट मीन्स वो ग्रेटर देन 1 मिली, तो हमें कह सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी दैट मीन्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज 13.5 इज ग्रेटर देन 1। सो आप यहाँ से कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो कौन फास्टर होगा, सो वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट मोशन करेगा इन कंपेयर टू प्रोटॉन। थैंक यू बच्चों।